देखो, लास्ट क्लास में जब हम लोग ये चैप्टर शुरू किए थे तो हमने कुछ कुछ हरकतें करते हुए अल्टीमेटली क्या कंक्लूड किया था कि फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? स्टैटिक और काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो उस मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक नहीं, सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। और आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन होने के पहले ही एक्ट करना शुरू कर देता है। इट अपोजेज नॉट द रिलेटिव मोशन बट टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन किसका? बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है। यस। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों ही कैसे कैसे काम करते हैं समझ में आता है हमें। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है सरफेसेस के बीच में तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। अगर नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है और उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उस फोर्स को बैलेंस कौन सा फोर्स करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला फिक्स्ड है, म्यू के इंटू नॉर्मल। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है अप टू अ लिमिट, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. यस। राइट। ओके। सो अगर मैं बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन समझना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा केस में मैं फ्रिक्शन का बिहेवियर देखना चाहूँगा, और वही ये टॉपिक है। इस टॉपिक में यही पढ़ना है, सिंपल सा केस पढ़ना है, सिंपलेस्ट ऑफ द केसेस पढ़ना है कि उस केस में फ्रिक्शन कैसे कैसे बिहेव करे। देखिए, लेट्स से हमारे पास ये जो ब्लॉक है इसका वेट आपको गिवन है, इसका वेट आपको गिवन है लेट्स से 100 न्यूटन, और इस पे हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। ये जो फोर्स है कैसा है? हॉरिजॉन्टल। इस सरफेस के अलाउंग, सरफेस भी हॉरिजॉन्टल है, फोर्स भी हॉरिजॉन्टल। एफ। इसके ऊपर दो और फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से? सर, एक तो वेट नीचे लगेगा, एक नॉर्मल ऊपर लगेगा, राइट। अभी फिलहाल ये रेस्ट पर है। फिलहाल कैसे है ये? रेस्ट पर है। ओके बेटा, कोई Yes, दिक्कत? sir. हम्म। अब क्या होगा? इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लगेगा पीछे की तरफ, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ है ना? अब मैं क्या होगा, हम पढ़ने के वाले इस टॉपिक में कि मैं अगर इस फोर्स को धीरे धीरे वेरी करूं, जीरो से शुरू करूं, धीरे धीरे इंक्रीज करता जाऊं, तो उस फोर्स के साथ ये फ्रिक्शन कैसे वेरी करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फ्रिक्शन का बिहेवियर समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि म्यू काइनेटिक 0.4 है और म्यू स्टैटिक 0.6। ठीक है। तो मैं यहां पर एक सिंपल सी टेबल बनाने जा रहा हूं बिटवीन फोर्स जो मैं अप्लाई करूंगा और फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा इनके बीच में। ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी ये ब्लॉक रेस्ट पर है कि मूव कर रहा है? अगर मैंने फोर्स अभी जस्ट अप्लाई करना शुरू किया है, ब्लॉक पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, बस फोर्स अप्लाई करना शुरू किया जिसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। तो मुझे बताइए, फोर्स अप्लाई करने के पहले तो ब्लॉक रेस्ट पे था ना? Yes, sir. था कि नहीं? फोर्स अप्लाई करने के पहले तो ब्लॉक रेस्ट पे था। अब क्या हुआ, मैं धीरे धीरे इस फोर्स को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? अह, अगर मैं फोर्स लगाता हूं 1 न्यूटन का,
तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? देखिए समझिए, हम यहां पर वाई डायरेक्शन का यूज करके नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं कितना? वेट के बराबर, दैट इज 100 न्यूटन, राइट? Yes, sir. नॉर्मल फोर्स Yes. कितना है? 100 न्यूटन। ओके, बढ़िया बात है, नॉर्मल फोर्स आ गया। तो इसका मतलब मैं फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकता हूं। कितना होगा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, बताइए तो? Sir, 16. 60 न्यूटन के बराबर होगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी 60 न्यूटन के बराबर। ओके, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू के इंटू नॉर्मल, दैट इज 40. 40 न्यूटन के बराबर। ये क्या कहना चाह रहा है? अगर मैं ये फोर्स 1 न्यूटन लगाता हूं तो दैट फोर्स वोंट बी एबल टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. What will happen is this friction will balance this force, तो friction will also be equal to 1 न्यूटन, क्योंकि y डायरेक्शन में नॉर्मल और वेट तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स को कौन बैलेंस करने वाला है? फ्रिक्शन बैलेंस करने वाला है, राइट? अगर मैं फोर्स लगाता हूँ लेट्स से 9 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा सर? 9 न्यूटन Sir, लगेगा। 9 Newton. अगर मैं फोर्स 19 न्यूटन लगाता हूँ तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 19 न्यूटन। अगर मैं फोर्स 30 न्यूटन लगाता हूँ तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30 न्यूटन। हर बार इस फोर्स को ही फ्रिक्शन बैलेंस करता रहेगा। अगर मैं 39 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 39 Newton. 39 न्यूटन, राइट? अगर मैं Yes, sir. 40 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 40. 40 न्यूटन। ओके, Yes, sir. 41 न्यूटन का फोर्स लगाया, देखिए इस लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो ब्लॉक स्लाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता? Yes, sir. That. नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन 41 न्यूटन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर आप 59 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू उससे तो कम ही है ना फोर्स, तो यस सर, फ्रिक्शन वहां तक जा ही सकता है, Yes, sir. हाँ या ना? Yes. यस सर, और अगर मैं 60 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो कितना लगेगा? 60 न्यूटन लगेगा, क्योंकि Yes, sir. लिमिटिंग फ्रिक्शन 60 न्यूटन है। हालांकि अगर मैं 61 न्यूटन का फोर्स लगाऊं या 60.1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं या 60.0001 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? वो मूव करेगा। 60. Sir, 0.001 वो Newton. ओवरकम कर जाएगा। तो ये जो फोर्स है इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा हो गया, Yes, sir. मतलब दिस फोर्स विल बी एबल टू स्लाइड द ब्लॉक, यस सर, है ना? ब्लॉक जैसे ही स्लाइड होना शुरू होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बंद, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू, तो फ्रिक्शन Yes. कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये ट्रांजिशन। चल लास्ट तो समझ में नहीं आया। थोड़ा सोचो तो समझ में आएगा, खुद से सोचने की कोशिश करो 1 मिनट के लिए, फिर बताता हूँ। Yes, sir. सर हाँ, तो 60 पॉइंट अगर 60.09 न्यूटन रहा नॉर्मल फोर्स, तो काइनेटिक सॉरी फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? 60 से अगर एक मतलब डी एन न्यूटन फोर्स भी ज़्यादा लग गया ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा ना भाई। तो सर जितना बढ़ाएंगे पर सेम रहेगा फ्रिक्शन फोर्स, वो 40 न्यूटन ही रहेगा। भाई आगे बढ़ो, रुक तो जाओ अभी, यहाँ तक समझ में आया? यस अब अगर मैं 65 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ब्लॉक तो स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक, तो 40 न्यूटन ही रहेगा। मैं 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तब भी फ्रिक्शन कितना होगा? 40 न्यूटन ही होगा। समझ तो में आई ये बात? लिमिटिंग वैल्यू से कम क्यों हो जा रहा है? बेटा क्योंकि स्लाइडिंग शुरू हो गई ना, जैसे हाँ, तो स्लाइड, तब ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन की लिमिट थोड़ा ना, पर काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स्ड है। ऑफ अगेन। क्या समझ में आया? At the screen you. और ऊपर एक सेकंड रुक, वीडियो ठीक है? अब
41%. मेरा इंटरनेट स्लो हो गया। Yeah. बहुत रुक जाओ, वेट करो। हेलो, कुछ क्लियर हुआ? यस सर आपकी ठीक है, ये सर क्लियर हो गया। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि क्या हुआ, जैसे ही आपका जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस किया, वैसे ही ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। और जैसे ही ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बंद, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू। समझ में आई बात? यस सर तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक कौन सा फ्रिक्शन था? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक Static friction. और इसके बाद कौन सा फ्रिक्शन है? Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात? यस स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, आपके फोर्स के हिसाब से एडजस्ट करता जा रहा है अपने आप को। और जैसे ही, लेकिन एक उसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल, जो 60 न्यूटन थी इस केस में। ठीक है, जैसे ही उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस किया, वैसे ही क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन चालू हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स्ड है, म्यू के इनटू नॉर्मल, राइट? यस Yes, sir. समझ में आई बात? यस सर यस सर कॉपी कर लो। हो गया। हो गया? सर वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन में म्यू के इनटू एन। हाँ, अच्छा, म्यू के इनटू एन है, सॉरी। यस सर हो गया बड़े सर आज आगे इंस्टीट्यूट में नेट खराब चल रहा है। क्या? सर आज इंस्टीट्यूट में नेट खराब है। बेटा नेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है मेरे मेरे यहाँ। पिछला क्लास भी सर ट्यूसडे होने के बाद नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अब क्या करें, इंटरनेट आजकल बहुत परेशान कर ही रहा है यार। आगे बढ़ते हैं। वही ये वेट करना पड़ेगा, जब जब अगर ऐसा कुछ ब्लर ब्लर हो जाता है तो वेट करेंगे, 2 मिनट में ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर हो गया हो गया, चलो। तो हमने क्या देखा, अगर मैं फ्रिक्शन और फोर्स का ग्राफ बनाऊं, इधर फ्रिक्शन है, इधर फोर्स है, तो आपका जो फ्रिक्शन था उस फोर्स के बराबर था हमेशा। यस सर कब तक? तब तक जब तक आपका फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक था। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए। जैसे ही आपका Yes, sir. फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर पहुंचेगा, उसको क्रॉस करेगा, वैसे सड़क से फ्रिक्शन की वैल्यू घटेगी और किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक काइनेटिक। काइनेटिक, है ना? ये Yes. एफ लिमिटिंग लिमिटिंग कितना होता है? म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। और एफ काइनेटिक कितना था? म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल। दूसरी चीज, क्योंकि इस, मैं पिछले वाले केस की बात करूं जिसमें फोर्स हॉरिजॉन्टल था, फ्रिक्शन भी हॉरिजॉन्टल था, उसमें दोनों बराबर थे, तो ये वाला एंगल थीटा कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन और फोर्स इक्वल थे ना यहाँ तक। यस समझ में आई बात? तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन। ये ग्राफ जो है ना, ये अगर समझ में आ रहा है तो आपको ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है। अब उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आपके, ये अलग बातें हैं, पर आखिर का फ्रिक्शन काम कैसे करता है समझ में आ गया। ठीक है बेटा, यस सर। यस आगे बढ़े। यस सर यस सर। Yes, sir.
चलो, तो एक एग्जांपल लिखो। सॉल्व करिए। तो ब्लॉक का मास वास पूछा है तो नहीं गिवन है। ओके सर। फिर 0 सही है। अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन ए मानता हूं तो मेरे को काइनेटिक फ्रिक्शन मानना पड़ेगा। तो मैंने केस 1 सॉल्व किया है काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, और उसमें मेरा एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ गया तो मैंने बोला ये वाला सॉल्यूशन गलत है। मैं केस 2 सॉल्व करूंगा फिर किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा तभी तो रेस्ट पे रहेगा, आया ना। यस दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बट फ्रिक्शन हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। यस सर। क्योंकि नॉर्मल ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल कितना है, एम जी कॉस थीटा होगा, राइट। ये तो हम ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर चुके हैं ना। अच्छा नहीं सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्टली यूज़ कर लिया, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा, है ना। सो दिस मीन्स एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी मर गए, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। दिस मीन्स टेन थीटा कितना होगा, 37 डिग्री, 3/4 इज लेस देन इक्वल टू 0.8 विच इज करेक्ट। सो हमारा अजम्पशन की स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ये करेक्ट है, और फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, राइट। यस स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में लास्ट में चेक करना पड़ता है कि लिमिटिंग केस सही है कि गलत है। जो फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही है, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है कि नहीं है। अगर ज़्यादा हो गया तो ये वाला केस गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस आगे बढ़े। तो देखो, एक केस गलत हुआ, एक केस सही हो गया, है ना बेटा। यस चलो फिर
अब देखो अगला पार्ट। ये ब्लॉक है 20 kg का, यहाँ पर म्यू स्टैटिक 0.6 है, म्यू काइनेटिक 0.5, और इस पे मैंने ऐसे 110 न्यूटन का फोर्स लगाया है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, यस सॉल्व करूं? केस 1 काइनेटिक फ्रिक्शन मानते हुए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ओके तो क्या होगा इसमें, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, पीछे लगेगा फ्रिक्शन। नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg, तो x डायरेक्शन में क्या बोल सकता हूँ मैं? 110 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, दैट मीन्स 110 माइनस mg इज इक्वल टू ma, सॉरी mg नहीं, माइनस म्यू mg होगा ना ये। क्योंकि नॉर्मल किसके बराबर है? mg के बराबर, राइट, कैपिटल एम एस, विच मीन्स 110 माइनस, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन माना है, कौन सा म्यू यूज़ करूँगा? म्यू के यूज़ करूँगा, यस सर माइनस 0.5 इंटू मास कितना है 20 इंटू 10 इज इक्वल, एम ए है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 20 ए। सॉल्व करूँगा तो आई विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। बट एक बार केस 2 सॉल्व करता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा एक्स डायरेक्शन में? फिर से मैं लिखूंगा 110 इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? ये हो जाएगा सर म्यू एस इंटू नॉर्मल, दैट विल कम आउट टू बी 120 न्यूटन। देयरफॉर आपका जो फ्रिक्शन आया था इट इज लेस देन एफ लिमिटिंग, दैट मीन्स ये वाला केस भी करेक्ट है। सर ये वाला केस भी करेक्ट आ गया, ये वाला केस भी करेक्ट आ गया, सर तो ये रेस्ट पे है कि मूव कर रहा है? बताइए। जब मैंने इसको एक्सेलरेटिंग माना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, मतलब एक्सेलरेशन करेक्ट आया। जब मैंने इसको रेस्ट पे माना तो मेरा जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ गया, मतलब मूव नहीं कर रहा है, चल क्या रहा है। सर कुछ तो गड़बड़ है भाई गलत है। बात समझो, ये जो मेरा फोर्स है ना, ध्यान दीजिएगा, ये म्यू एस इंटू नॉर्मल और म्यू के इंटू नॉर्मल के बीच में, म्यू एस इंटू नॉर्मल कितना है 120 और म्यू के इंटू नॉर्मल कितना है 100, ये फोर्स दोनों के बीच में है ना। यस समझ में आई बात? तो इस वजह से लफड़ा हो रहा है, और इस वजह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के सॉल्व करोगे तब भी करेक्ट आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा के सॉल्व करोगे तब भी करेक्ट आ जाएगा। करें तो क्या करें, झमेला है कि नहीं? प्रैक्टिकल में तो होगा। बात समझो। अब इसको आप रेफर करो जरा उस क्वेश्चन से जिसमें मैंने बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन सिखाया था। यहाँ पर म्यू एस इंटू नॉर्मल कितना था 60 था, और म्यू के इंटू नॉर्मल कितना था 40 था, राइट। यस जब 40 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगाया था उस केस में फ्रिक्शन क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन था कि नहीं था? यस था ना। यस मतलब यहाँ उसको अगर मैं देख के चलूंगा तो मैं बोल दूंगा हाँ भैया जो फ्रिक्शन था वो स्टैटिक रहेगा, काइनेटिक नहीं रहेगा। पर क्यों? बात समझिए, हमारा अजम्पशन ये है इन क्वेश्चंस में कि ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था और आपने फोर्स लगाना शुरू किया, पहले से मूव नहीं कर रहा। अगर ब्लॉक पहले से इधर मूव कर रहा है तब तो भैया वो एक्सेलेरेट करता रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। समझ में आई बात? यस अगर पहले से वो उसके पास वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन नहीं, पहले से मान लो उसके पास वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी अगर पहले से वेलोसिटी है तो।
समझ में आई बात? क्योंकि उस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक ही लगेगा, उसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात है ही नहीं। पर हमारा अजम्पशन क्या रहता है, अगर अनटिल इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन, हमारा अजम्पशन क्या रहता है? इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे। अब इनिशियली अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो जब तक मेरा फोर्स इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं करेगा, मोशन शुरू ही नहीं होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कैसे? समझ में आई बात? इसलिए केस 1 वाला आंसर जो करेक्ट हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या होगी? पहले से मूव कर रहा है। और अगर पहले से मूव करा है उसके में एक्सेलरेशन नेगेटिव आता तो वो भी करेक्ट होता, दिक्कत क्या थी? है ना? थोड़ी देर बाद रुक जाता, रुकने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन चालू हो जाता, है ना? समझ रहे हो बात को? अगर पहले से वेलोसिटी, तब तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अगर रेस्ट पे और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, मतलब क्या वो मैनेजर फोर्स लगा, ब्लॉक उधर चला गया, है ना? वो गलत हो जाएगा। मान लेते हैं इसके पास पहले से वेलोसिटी है v 10 मीटर पर सेकंड, और आपने जब फोर्स लगाया उसके बाद आपने सॉल्व किया, एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स से आपका आता है आंसर नेगेटिव -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा? ये ब्लॉक उधर मूव करता रहेगा, रिटार्ड होते हो तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, फ्रिक्शन पीछे लगता रहेगा। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर ये पहले से रेस्ट पर है और आपने फोर्स लगाया इधर, आपने उसके हिसाब से कैलकुलेशन करी, एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो क्या कह रहा है? देखो बेटा, ये ब्लॉक रेस्ट पे था, आपने फोर्स इधर लगाया तो उधर एक्सेलरेट कर जाएगा, पीछे चला जाएगा। ये नहीं हो सकता ना। तो अपना दिमाग लगाना बंद नहीं करना इन चीजों में, ठीक है? ओके बेटा? सर तो मतलब हम लोग हर समय जब भी रेस्ट पे होगा सर, तो हम लोग पहले स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ, इसलिए अगर पहले रेस्ट पर है तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस सॉल्व करिए, अगर वो करेक्ट नहीं आता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला सॉल्व करिए, ठीक है? यस सर। वैसे चेक आप आसानी से कर सकते हो। आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये 120 है, 100, ये 100 है, ये स्टैटिक वाले से कम है फोर्स, राइट? मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना इतनी, है ना? ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में तो करना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव के लिए क्या, वहीं पे खत्म, है ना? कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे, Yes, yes, समझ गई। समझ गए? पक्का क्लियर है? यस सर। Yes, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का गेम क्लियर हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यस सर। चलो, वाई, क्वेश्चन स्कूल में अक्सर आता है, वाई इज इट easier to pull than to push? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आई डोंट इवन एग्री विद दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट नेसेसरी कि पुल करना आसान है पुश करने से, बट ये एक पर्टिकुलर सेंस में पूछ रहा है। इसके पुलिंग का मतलब क्या है और पुशिंग का मतलब क्या है, पहले बता देता हूँ। पुल का मतलब क्या है और पुश का मतलब क्या है। ये ब्लॉक है, दोनों केस में ब्लॉक है, दोनों केस में सेम सरफेस पे रखा हुआ है। ये बोल रहा है अगर आप पुल करोगे तो आप फोर्स हल्का ऊपर की तरफ लगाओगे, और पुश करोगे तो फोर्स को हल्का नीचे की तरफ लगाओगे। ये ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। तो आपको पुल और पुश तो कहीं से भी कर कहीं से भी कर सकते हो, बट ये इसके पीछे एक लॉजिक भी है, ऐसा नहीं कि पूरा बिल्कुल रैंडम है। आप एक बात बताइए, क्या आप कभी अपने से बड़े ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं क्या? सकते। no, sir. छोटे ऑब्जेक्ट को पुश करोगे तो हल्का नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे, है ना? यस सर। और Yes, sir. पुल करोगे तो हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करोगे ही करोगे, रस्सी बांध के, है ना? यस और नो? सर सेम हाइट Yes, करा sir. दो। यस। क्या? सेम हाइट करा दो। अरे बेटा, वो तो हो ही सकता है। मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप हमेशा अपने से आपके बराबर साइज के ऑब्जेक्ट को, आप कब बराबर हाइट के ऑब्जेक्ट को कभी पुश पुल करते हो क्या? जीवन बताइए तो, कब किया आपने आखिरी बार? देखिए। नहीं किया ना? तो वही वाली बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जनरली हमसे छोटे होते हैं,
इसलिए हम लोग ये वाला स्टेटमेंट का कोई मीनिंग भी है, अदरवाइज कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको ये समझना है कि व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू हैव टू रिमेंबर कि पुल का मतलब फोर्स हल्का ऊपर की तरफ लगाने की बात कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, और पुश का मतलब हल्का नीचे की तरफ लगाने की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। तो ऐसे में पुलिंग पुशिंग से ईजी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि समझिए, जब पुल करेंगे तो पुल के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। पुश करते हुए भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। हाँ या ना? राइट? यस Yes, sir. इसके अलावा और क्या फोर्स लगेगा सर? इस पे एम जी नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, इसको एन वन कह देता हूँ। इसमें भी सर एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा, इस नॉर्मल को एन टू कह देता हूँ। तो इस केस में अगर मैं वाई डायरेक्शन के बारे में बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एन वन प्लस एफ वाई माइनस एम जी इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स एन वन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ वाई विच इज़ लेस देन एम जी, राइट? यस और यहाँ पर अगर मैं वाई डायरेक्शन के बारे में बात करूँ तो क्या बोल सकता हूँ? एन टू इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, एम जी प्लस एफ वाई विच इज ग्रेटर देन एम जी, राइट? राइट और रॉन्ग? तो Yes. पहले केस में जो नॉर्मल फोर्स है वो एम जी से छोटा है, दूसरे केस में जो नॉर्मल फोर्स है वो एम जी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा F1, दिस F1 इज इक्वल टू म्यू N1, और यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F2, दिस F2 इज इक्वल टू म्यू N2। क्लियरली एज N2 is greater than N1, F2 is greater than F1, therefore pulling is easier than pushing। हाँ या ना? यस therefore, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पुलिंग और पुशिंग से आपके क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या मीन करता है पुलिंग से और क्या मीन करता है पुशिंग से। ओके बेटा? यस सर। इजी है कि डिफिकल्ट है? सर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाई इज इट इजियर टू पुल अप लॉन मूवर दैन टू पुश इट, तो इसका आंसर ऐसे है। हाँ यही है, उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं। ठीक है? चलो, तो पुल करना आसान है, कम फोर्स लगाओगे, एक मिनट, कम फोर्स लगा के भी पुल किया जा सकता है ना? पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलिए। यस सर, हो गया। हो गया? चलो, तो wait, Yes, sir. सर आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है सर। हाँ अभी तो ठीक चल रहा है।
हो गया है। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो, Yes, sir. तो पुलिंग ईजियर है, पुशिंग से इतना समझ में आ गया। तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन नहीं बनता, दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर अगर पुलिंग ईजियर है तो कौन से एंगल पे पुलिंग सबसे ज़्यादा ईजी है Yes. है ना। तो पूछा है क्वेश्चन कि ये फोर्स एफ लगाया है एंगल थीटा पे, आपको बताना है अगर यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो फाइंड थीटा फॉर विच for which the minimum force required to move the block is minimum। ये सेंटेंस समझ में आया। Yes, sir. हर एक थीटा पे एक मिनिमम फोर्स होगा जिससे जो लगाने पे ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। तो पूछा है कि वो जो मिनिमम फोर्स है अलग अलग थीटा पे निकालिए और बताइए किस थीटा के लिए वो मिनिमम फोर्स मिनिमम है। समझ में आई बात? Yes. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास m है, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा सर। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और क्योंकि फोर्स उधर लगा रहे हैं फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, है ना। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा, दूसरा होगा एफ साइन थीटा। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन में क्या लिखूंगा देखिए जरा, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, जस्ट स्लाइडिंग शुरू हुई है, मतलब क्या है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल एंड एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, हाँ है ना। Yes, sir. दैट मीन्स एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल कितना है, राइट, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यस और नो? Yes, sir. दैट मीन्स एफ टाइम्स cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, हाँ या ना। Yes, sir. एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, राइट और रॉन्ग, है ना। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू मूव। नाउ ये अलग किसी भी एंगल थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा। थीटा को अगर आप 0 डिग्री डालते हो देखो क्या होगा, थीटा को अगर आपने 0 डिग्री डाला तो क्या होगा, कॉस थीटा कितना हो गया 1 और साइन थीटा कितना हो गया 0, तो कितना है म्यू एम जी। थीटा 0 कर दोगे तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर म्यू एम जी के बराबर, है ना। Yes, sir. और अलग अलग थीटा पे ये फोर्स मिलता रहेगा। हमें बताना है कि भैया बताओ फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस मिनिमम फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और किस थीटा पे होगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फॉर दिस एफ टू बी मिनिमम, जो ऑलरेडी मिनिमम फोर्स है, पर इस मिनिमम फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू एज पर डिफरेंट थीटास, राइट। तो ये मिनिमम होने के लिए थीटा वेरिएबल है ना, तो दिस हैज टू बी मैक्सिमम। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करने के आपके पास मैक्सिमम बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, हाँ या ना। Yes. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। Yes, sir. इतना तो अपन को याद रहता ही रहता है, भले इसका एंगल याद ना रहे, इतना तो याद रहता ही रहता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, राइट, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करिए, ठीक है।
लेकिन मान लीजिए किसी को याद नहीं भी है, तो एग्जाम में क्या दोबारा से उस पूरा ड्राइव करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमें कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मैक्सिमम करना है ना, और क्वेश्चन में पूछा थीटा क्या, वो तो थीटा तो हमने अभी निकाला नहीं है ना। सो वी नीड टू मैक्सिमाइज कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। दैट मीन्स इसका जो डिफ्रेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Yes, sir. दैट मीन्स कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज फॉर एफ टू बी मिनिमम थीटा कितना होना चाहिए, tan इनवर्स म्यू। आसान है डेरिवेशन, कोई मुश्किल तो है नहीं। आप आगे जाके देखोगे, अगली टॉपिक है वो, कि दिस इज इक्वल टू सेम, दिस इज सेम एज एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज हम लोग याद करेंगे आगे जाके, इसलिए हमें ये वाला आंसर भी याद रहने वाला है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख, नेक्स्ट टॉपिक वही है। ठीक है, अब मैं इस थीटा का यूज करके फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकाल भी लेता हूं, है ना। तो देखिए, ये थीटा tan थीटा म्यू है, तो ये म्यू, ये 1, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो ऐसे में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और साइन थीटा कितना होगा, म्यू अपॉन रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पटक दो, क्या आएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. तो इसकी वैल्यू तो पता चल गई, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये यहाँ डाल के देख लीजिए, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आया कि नहीं आया? Yes, sir. कॉपी कर लो, पहले ये वाला पेज कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट पेज दिखा दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? Yes, sir. आ गया. सर ये तो फोर्स मिनिमम के लिए निकाल रहे हैं, और अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तब कॉस प्लस म्यू साइन थीटा कम हो जाएगा। मिनिमम तो नेगेटिव हो जाता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है, इसकी वैल्यू मिनिमम 0 भी हो सकती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो उसके उसमें फोर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर फोर्स मैक्सिमम करना है देर विल एग्जिस्ट एन एंगल जिस पे आप कितना ही फोर्स लगाओगे मूव नहीं करेगा, वो फोर्स हल्का नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आई बात? पुशिंग वाला केस में देर विल बी एन एंगल थीटा, एन एंगल का मेनी एंगल्स थीटा, देर विल बी अ रेंज ऑफ थीटाज जिसमें आप कितना भी फोर्स लगा लो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एंगल इज सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा दो, मूव करेगा क्या? नो सर। इसलिए दैट इज नॉट इवन ए क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो। अच्छी बात आपने सोचा, बट वो क्वेश्चन बनता ही नहीं हो कि सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। हालांकि उस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पर इट्स गुड कि आपने सोच लिया। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. सर वहाँ पे लास्ट में आप कैसे निकाले सर, लास्ट इक्वेशन कैसे लिखे? कौन सा? सर लास्ट, एकदम लास्ट. ये यस सर.
थीटा मैंने यहाँ बनाया तो ये वैल्यूज कॉस थीटा और साइन थीटा की मैंने उठा के यहाँ डाल दी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। ओके सर। ठीक है, यस सर। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इस एंगल पर मैक्सिमम कितनी होगी, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अगला है एंगल ऑफ रिपोज। देखिए मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर अगर मैं ब्लॉक को रखता हूं तो क्या ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली स्लाइड करेगा, करेगा क्या? नो सर। लेकिन अगर मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ा दूं, मैं मान लीजिए इस प्लेन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, अभी हॉरिजॉन्टल है, इसको तुम जरा सा मैंने 2 डिग्री टेढ़ा कर दिया, तो क्या इसके ऊपर रखा ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा? यस सर। नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ना। यस। मैंने इस थीटा को थोड़ा और बढ़ाया तो हो सकता है कि ब्लॉक स्लाइड करे, राइट, है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, सॉरी, अगर ये इंक्लाइन है थीटा एंगल पर जिसके ऊपर मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, तो एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज मिनिमम थीटा फॉर विच ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, और इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका, मैक्सिमम थीटा एट विच ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, है ना। यस सर। यस। ओके, सो ये ब्लॉक कितने एंगल पे स्लाइड करना शुरू करेगा या कितने एंगल तक स्लाइड नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। कैसे निकलेगा ये सर, बहुत ही आसान है, इधर लगेगा सर mg साइन थीटा, इधर लगेगा mg कॉस थीटा, इधर लगेगा नॉर्मल, पीछे लगेगा फ्रिक्शन। नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और क्योंकि जस्ट स्लाइड कर रहा है या जस्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, ये जो mg साइन थीटा है दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, दैट मीन्स mg साइन थीटा is equal to mu mg cos theta, that means tan theta is equal to mu और theta equals to tan inverse mu। इसको याद रखेंगे, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या खास है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग याद रखें कि कितने मिनिमम एंगल पे ये जाके स्लाइड करना शुरू करेगा, कुछ ना कुछ तो इसका प्रैक्टिकल यूज होगा ना, हाँ है ना। यस। यस सर। तो देखो जवाब ये है कि मिनिमम थीटा जिस पे ये स्लाइड करे या मैक्सिमम थीटा जिस पे ये स्लाइड ना करे, ये नेचर में कई बार ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है ये एंगल। कैसे, इमेजिन दिस कि आप मार्केट से खूब सारा राइस लेके आए, एक बोरा भर के राइस लेके आए, और उस राइस को आपने अपने घर में फ्लोर पे उलट दिया, धीरे धीरे, झटके में नहीं, धीरे धीरे उलट दिया, तो क्या होगा, राइस कैसा शेप लेगा, एक हिल जैसा शेप लेगा कि नहीं लेगा, हीप, यस। हीप बनाएगा ना, हीप। यस सर। आपको क्या लगता है इस हीप में ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, सोच के बोलो। एंगल ऑफ रिपोज के कम रहेगा
तब तो राइस यहाँ पे स्टेबल रहेगा। अगर ये एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो गया तो राइस स्लाइड करके नीचे चला जाएगा, है ना। यस तो ये थीटा कितना होगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा, है ना। ये क्या है, हीप ऑफ ग्रेन है, कोई भी ग्रेन, जरूरी नहीं राइस हो, आप कुछ भी ले सकते हो, हीप ऑफ ग्रेन्स। ओके, बिल्कुल सेम चीज नेचर में और कहाँ देखने को मिलेगी, समझ में आया। माउंटेन्स, माउंटेन्स में ये जो थीटा है, एवलांच। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सॉरी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगी, है ना। यस क्योंकि उससे ऊपर एंगल पे अगर आपने रख दिया कुछ भी तो उस लुढ़क के नीचे आ जाएगा, है ना। यस Yes, sir. समझ में आया। तो ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। अगर आपने स्लोली रखा है तो मैक्सिमम, ये भी थीटा के, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। और यहाँ पे भी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, माउंटेन्स के केस में भी। समझ में आई बात। यस सर Yes, तो sir. एक बार एंगल ऑफ रिपोज कॉपी कर लो फटाफट। यस सर ये कॉपी हो गया। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं। आ गया सर। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज भी हो गया अपना, है ना। चलो अगला एग्जाम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कभी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के हम वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को इफेक्ट कर सकते हैं क्या। हम्म, नो सर No, sir. नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हो जाए, हो सकता है कि नहीं। यस सर वो Yes. तो उसी का एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली पुश किया है ऑन अ वॉल, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, आपको बताना है। अच्छा इसका मास आपका को दे रखा है m, आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। अब देखिए ऐसे में हमें एक अजम्पशन लेना होता है, क्या ये चीज हम लोग जीवन में कई बार करते हैं, बताऊं एग्जांपल दिखाऊं। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हम रोज करते हैं, मतलब दिन में 100 बार करते होंगे कम से कम, दिखाऊं। यस सर। यस सर आई एम होल्डिंग दिस राइट, यस और नो। यस सर देखो Yes, sir. मैंने इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, और ये नीचे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि जब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग हो रही, राइट, और उस स्लाइडिंग को फ्रिक्शन अपोज करेगा, हाँ या ना। यस Yes, sir. तो इवन एज सिंपल एज अ केस of holding an object,
इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? और ये कैसा एग्जांपल है? ये एग्जांपल है कि दीवार है या ब्लॉक है, ब्लॉक को ऐसे पुश कर दिया हमने, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एक चीज आपको समझनी है कि ये फोर्स कैसे लगाया है आपको गिवन नहीं, जरूरी नहीं है हाथ से लगाया, और अगर हाथ से भी लगाया है तो आपको एक चीज अज्यूम करनी है कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर? सर एक तो लगेगा नीचे की तरफ mg, एक लगेगा सर इधर की तरफ नॉर्मल, और क्योंकि सर ये mg इसको नीचे लेके जाना चाहेगा इसलिए इस पे ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन भी लगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? तो मैं हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? f माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉर्मल इज सिंपली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स f। और y डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? इस mg को बैलेंस करने वाला कौन है? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, दैट मीन्स mg जो है, ध्यान दीजिएगा, इट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, हाँ या ना? Yes, sir. It is not necessarily equal to mu into normal, it is less than or equal to mu into normal, which means this mg is less than or equal to mu into normal कितना है? f के बराबर, that means this f is greater than or equal to mg by mu, हाँ या ना? That's right. लाइन और रिवर्सल कर दी। क्या? फिर ये लास्ट 3 लाइन और रिवर्सल कर दी। देखो, जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू इंटू नॉर्मल के इक्वल नहीं होता, उससे कम होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना भाई। हाँ सर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में इक्वालिटी आती है कि इनइक्वालिटी आती है? बिल्कुल नहीं होता। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा ना फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, और फ्रिक्शन है कितना? mg के बराबर, तो mg हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, है ना? नाउ दिस नॉर्मल इज इक्वल टू f, तो इसको यहाँ डाला, तो दिस mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू f। नहीं समझ में आया? आया सर। सर ब्लॉक क्या दिया हुआ है कि स्लाइड नहीं कर रहा है? क्या बोला? डज नॉट स्लिप की कंडीशन निकालनी ना आपको। तो हाँ सर। स्लिप नहीं करे उसके लिए आपको mg या म्यू से बड़ा फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, देयरफॉर फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? mg बाय म्यू, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में लिखा है कि कंडीशन बताओ जिसमें कि स्लिप ना करे, स्लाइड ना करे। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कॉपी हो गया? Yes, यस सर। लोग सर, चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। आज की क्लास में सिर्फ एग्जांपल्स ही करने बेटा, थ्योरी तो कभी हो चुकी है ना? Yes. सर कुछ डाउट भी है। फ्रिक्शन में? नहीं सर, इस चैप्टर ठीक है, देखते हैं। अभी पहले ये कर लेंगे। मेरी ये कोशिश है कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन छोड़ के एटलीस्ट बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन में, सारे टाइप के तो मैं करा नहीं सकता, बट जो मेरे को कराने हैं उसमें से सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टाइप का क्वेश्चन छूटे। आज का मेरा टारगेट यही है, कोशिश करूँगा कि वो लास्ट टाइप भी हो ही जाए आज ही। तो ये हमारे पास एक वैन है, इसकी वॉल वर्टिकल है, उसके बगल में ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये वैन आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ठीक है? यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपसे पूछा गया है फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन so that the block does not slide
on the wall of van. समझ में आ रहा है ये? कभी कार्टून वगैरह में देखा होगा ना, गाड़ी जा रही होती है उसके आगे टॉम या जेरी चिपक जाते हैं, एकदम फिसलते ही नहीं है। Yes, बस sir. वो ये ब्लॉक चिपक गया है, फिसल नहीं रहा है। उसके लिए इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ये बताना। सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन बताइए। Does not ठीक है सर। हो गया? ग्राउंड के रेफरेंस में ब्लॉक के साथ यही हो रहा होगा ना, नॉर्मल फोर्स आगे लगेगा, mg नीचे लगेगा, एक्सेलेट करेगा आगे की तरफ और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा, वैन के बराबर होगा, राइट? है ना? यस सर। तो अब अगर मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू ma, और क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है इसलिए वाई डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, हाँ या ना? Yes, sir. That means mg is less than or equal to mu into normal. That means mg is less than or equal to mu ma. This means acceleration is greater than or equal to g by mu, हाँ या ना? Yes, sir. ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है इन रेफरेंस ऑफ वैन। वैन जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, मैं कहाँ चला गया? एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में। जैसे ही मैं एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में गया, क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. mg नॉर्मल फ्रिक्शन और स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कितना होगा? ma के बराबर, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का, और ma के बराबर होगा, है ना? Yes, sir. सो एक्स डायरेक्शन फिर से क्या लिखूंगा? दिस नॉर्मल फोर्स माइनस ma इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स नॉर्मल इज इक्वल टू ma। वाई डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg। दैट मीन्स इसके आगे की कहानी तो ब्ला 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 ब्ला, आंसर सेम, राइट? दोनों इक्वेशन सेम टू सेम बनी कि नहीं बनी? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. सो कौन सा आसान है? मेरे को स्यूडो फोर्स वाला आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन, ये वाला, जैसे ही मैं वैन के रेफरेंस में गया, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं बचा, बस इस एफ की जगह ma लग रहा है ना? आया ना? Yes, sir. कॉपी कर लो। Yes, sir. कॉपी हो गया? सर एक मिनट।
सर वहाँ पे लास्ट में y इक्वल्स करके वहाँ पे लास्ट इक्वेशन सर इन रेफरेंस ऑफ फैन में क्या लिखा है सर? वैन के रेफरेंस में देखो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, विच मीन्स mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, एंड यहां से ये कहानी शुरू हो चुकी है। क्या आंसर वही आने वाला। आपकी ये दो बेसिक इक्वेशन जो थी वो सेम बन गई ना भाई। Yes, sir. यस सर, बट बस उसमें सूडो फोर्स हम लोग ऐड करते हैं। तो सूडो फोर्स लगाने से इक्वेशन तो वही बनती है ना, ये तो अपन ने पहले हर क्वेश्चन में चेक कर लिया, राइट। यस सर। Yes, sir. बस थोड़ा सा कई बार देखना आसान हो जाता है सूडो फोर्स लगाने के बाद, चीज़ें दिखती है आसानी से, क्योंकि चीज़ें हिलती हुई चीज़ को देख के समझना मुश्किल है, उसी चीज़ को रेस्ट पे लाके देखना थोड़ा आसान पड़ जाता है ना। इसलिए सूडो फोर्स यूज़ करते हैं, बाकी तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता सूडो फोर्स से। हालांकि उसके और भी एप्लीकेशन है हायर लेवल में, बट अभी मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त 11th-12th के उसमें कोई खास फायदा होता है सिर्फ आपकी साइकोलॉजी के लिए, आपको दिखना आसान पड़ता है, राइट। यस आगे बढ़ते, मैथमेटिकली कोई खास फायदा आपको नहीं होता। अगला एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास ये एक स्पेशल टेबल है, स्पेशल टेबल छोड़ो, नॉर्मल टेबल है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्पेशल वाली पार्ट के बारे में बात नहीं करेगा। इस टेबल के ऊपर एक चेन रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात। ये चेन आधा यहाँ पे हैंग हो रहा है और आधा मतलब थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, थोड़ा हैंग हो रहा है, समझ में आया। ऐसे रखते हो कि नहीं रखते हो कभी कभार चेन को, यस सर, फिर नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिर जाता है ना। पूछा है कि व्हाट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ chain can be left hanging without sliding। मतलब समझ गए बात को। यस सर, कि उसका कितना पार्ट को रखेंगे कि वो स्लाइड मैक्सिमम कितना पार्ट हम हैंग कर सकते हैं जिससे वो स्लाइड ना करे, राइट। तो यहाँ पर समझो बात को, मैं क्या क्या चीज़ें एज्यूम कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एज्यूम करूंगा, वैसे आप लोग अगर करने जाओगे तो मास एज्यूम करोगे, राइट, फिर लेंथ एज्यूम करोगे, है ना। Yes. मैं एज्यूम कर रहा हूँ लैम्डा। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ओके ओके, और Yes, sir. लेंथ, मास एज्यूम करने की जगह लैम्डा एज्यूम किया मैंने। फिर आप लोग इस लेंथ को x मानते है ना, लेकिन मुझे लेंथ नहीं निकालनी, मुझे क्या निकालना? फ्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो इसलिए मैंने इस लेंथ को XL मान लिया। मुझे अब क्या निकालना होगा? सिर्फ x, हाँ है ना। अब सोचना थोड़ा सा आसान पड़ेगा ना मैथ्स की क्वेश्चन बनाने के बाद। समझ में आ रही बात? क्या यार, अभी भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या बच्चों को? परिवर्तन कर दीजिए। आप एक काम करो, मुझे फ्रैक्शन ऑफ लेंथ एज्यूम करना निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ, अगर ये लेंथ मान लो आपने, अगर इस लेंथ को y मान लिया तो आप क्या निकालते? y बाय l निकालते, हाँ या ना। Yes, sir. आप y बाय l निकालते, मैंने उसी को x मान लिया, तो मेरा y कितना हो गया? XL हो गया कि नहीं हो गया? यस तो मुझे x निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में लास्ट में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना। निकालना फ्रैक्शन था सर, लेंथ निकाल के आगे सर पता नहीं नंबर देंगे कि नहीं देंगे स्कूल में, है ना। होता है कि नहीं होता है सब? Yes, sir. थोड़ा बहुत होता है ना। ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हर जगह बचा लोगे तो नंबर बहुत सारे बच जाएंगे ना। तो यहाँ क्या होगा भैया, इस पे फोर्स कितना लगेगा? लैम्डा इंटू एक्सएल लेंथ
इंटू जी। Yes. देख रहे हो, फिर से फायदा हुआ लैम्डा अज्यूम करने का। अगर मास मानता तो फिर मेरे को झमेला करना पड़ता है यार, मास के हिसाब से कैलकुलेशन करो, राइट। Yes, sir. वैसे वो भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको आप चाहो तो x टाइम्स mg भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ लेंथ अगर x है तो फ्रैक्शन ऑफ मास भी तो x ही होगा ना, क्योंकि लैम्डा एल क्या है, मास है ना, देख रहे हो। Yes, sir. और क्या फोर्स लगेंगे सर, इस पे लगेगा mg इंटू 1 माइनस एक्स। इधर लगा mg इंटू एक्स, इधर कितना लगेगा mg इंटू 1 माइनस एक्स। और क्या फोर्स लगेगा सर, टेबल ऊपर लगाएगा नॉर्मल फोर्स। और कौन सा फोर्स लगेगा सर, टेबल जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको स्लाइड करने से रोकेगा, राइट। Yes, sir. अब देखो उसका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उस पर क्या क्या फोर्स लगा, इधर टेंशन T, इधर mg इंटू 1 माइनस एक्स, ऊपर नॉर्मल और पीछे फ्रिक्शन, राइट। और जो हैंगिंग पार्ट है उस पर क्या लगा, इधर टेंशन T, नीचे mg x। यस और नो, Yes, sir. ये टेंशन T छूट जाता है लोगों का, वहीं पर गड़बड़ हो जाती भाई, रस्सी तो है एक तरीके से, Yes, sir. है ना। तो अब क्या लिखेंगे इसके लिए, इसको लिखेंगे नॉर्मल इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस एक्स, है ना। और क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है, टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन। इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस टेंशन हैज टू बी इक्वल टू mg x, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा तो ये भी मूव नहीं करेगा, है ना, Yes, sir. राइट। Yes. सो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, कंपेयरिंग 3 and 2, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस है कंपेरिजन आ रहा है ना, टेंशन फ्रिक्शन के बराबर भी है, टेंशन mg x के बराबर भी है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg x, ठीक है, राइट। नाउ फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। अच्छा म्यू गिवन नहीं था, म्यू गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स mg x इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, कितना है mg इंटू 1 माइनस एक्स। यस और नो, mg कैंसिल हो गया, सो x टाइम्स 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू, दैट मीन्स x इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, ओके। कॉपी हुआ, हाँ बोलिए, क्या यस सर। हो गया, ठीक है। देखो इसमें एक अजम्पशन है, मैंने लिखा नहीं है, अजम्पशन क्या है, इग्नोर फ्रिक्शन एट कॉर्नर। एक्चुअली इतनी सारी बुक्स में ये क्वेश्चन है, और सारी बुक्स ने ही बिना मेंशन किए, बिना अजम्पशन मेंशन किए, कॉर्नर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा ना यहाँ पर, उसको इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व किया।
वो वाला फ्रिक्शन हमने कंसिडर किया कि जो कॉर्नर पे लग रहा होगा, कॉर्नर भी तो एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, कॉर्नर के यहाँ पे तो स्लाइडिंग हो रही होगी, है ना, तो भी तो फ्रिक्शन लगाएगा, राइट। Yes, sir. उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, और उसको अगर इग्नोर नहीं करोगे तो आंसर एकदम डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर ये बस मुझे समझ लीजिएगा, नोटिस किया तो कुछ नहीं होगा। देखो बात समझो, हो सकता है आप ये एक्सएल और 1 माइनस एक्सएल में कंफ्यूज हो गए। हाँ सर, और लैम्डा में। हाँ, लैम्डा तो सिंपली मास पर यूनिट लेंथ है, मेरे को क्योंकि अलग अलग टुकड़ों का लेंथ मास चाहिए होगा तो मेरे को मास पर यूनिट लेंथ की जरूरत पड़ेगी, हाँ है ना। हाँ सर। ऑल आई डिड इज, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, ऑल आई डिड इज मैंने इधर फोर्स निकाला इस पोर्शन पे, और इस पोर्शन पे लगने वाला टेंशन को उस फोर्स के बराबर किया, राइट, है ना। हाँ सर। फिर मैंने बोला यहाँ पर जो टेंशन होगा यहाँ पे वही टेंशन होगा, ठीक हाँ है। सर। तो ये टेंशन जो है इस फ्रिक्शन को, ये सॉरी ये फ्रिक्शन इस टेंशन को बैलेंस करेगा, राइट। So all I solve for is कि this friction is equal to tension and this tension is equal to this force. That means this friction is equal to this force जो मैंने यहाँ निकाला, देखो आया कि नहीं। हाँ सर, ये पार्ट ठीक है मेरा, जितना वो एक्सेल और लैम्डा एक्सेल दिए थे। यार एक बात बताओ, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है v, इसका फ्रैक्शन अज्यूम करना है, आप इसको v1 और v2 मान सकते हो कि नहीं मान सकते। हाँ सर। या थोड़े समझदार होगे तो क्या करोगे, v1 और v माइनस v1 करोगे, हाँ या ना। हाँ सर। थोड़े और मेरे इतना समझदार होगे तो कि यार जबरदस्ती v1 लेके क्यों आऊं, मेरे को अगर निकालना फ्रैक्शन है तो मैं v1 की जगह xv और v माइनस v1 की जगह 1 माइनस x टाइम्स v लिख दूंगा। ओके सर, ठीक है। समझ में आई, नहीं समझ में आया, हाँ सर, आ गए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे पता होगा एग्जैक्टली मुझे निकालना क्या है, x निकालना। आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा v1 बाई v, और मुझे क्या निकालना होगा x। तो मेरी कैलकुलेशन में लास्ट मेरे को हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टारगेट एकदम सेट होगा, ये x निकालना हाँ है, सर। राइट। चलो कॉपी कर लो। Yes, sir. हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है बेटा, मतलब 20 kg और इसके बीच में जो म्यू आ रहा है वो कितना है, 0.8 है। 10 kg और इस सरफेस के बीच में म्यू कितना है, 0.6। ठीक है,
काम करो, इसको m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, फटाफट सॉल्व करके बताओ, आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा। वाह, फिर 1 मिनट। नहीं हुआ, बोलो। Yes, sir. क्या है एक्सेलरेशन, Negative. देखो कैसे सॉल्व करें। यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें नहीं पता, हमें ये नहीं मालूम कि ब्लॉक्स इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, राइट। Yes. तो Yes, sir. सबसे पहले उस मिस्ट्री को फिगर आउट करते हैं। बोलते हैं यार इधर कितना फोर्स लग रहा है, 20g sin 30 डिग्री, Yes, sir. दैट इज 10g, है ना। Yes. और इधर कितना फोर्स लग रहा है, 10g sin 60 डिग्री, Yes, sir. दैट इज 5√3g। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसलिए Yes. अगर मूव करेगा तो इधर मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, राइट। सिंपल Yes. केसेस में आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि अगर मोशन होगा तो किस डायरेक्शन में, है ना।
Yes. ओके, इसके बाद बाकी कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, 10√3g हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5g हो जाएगा, इधर टेंशन t लगेगा, इधर भी टेंशन t लगेगा। इसके अलावा क्योंकि मोशन ऐसा हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, राइट। Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन में ना वो डायरेक्टली स्ट्रिंग के लॉन्ग वाला जो तरीका वो बहुत अच्छा काम करेगा। क्या लिखूंगा डायरेक्टली क्वेश्चन में, क्या लिख सकता हूँ, देखिए 10g माइनस फ्रिक्शन, अच्छा ये F1 है, ये F2 है, दोनों अलग अलग फ्रिक्शन है ना, माइनस F1 माइनस F2 माइनस 5√3g इज इक्वल टू 0, राइट। सॉरी, इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, है ना। ये समझ में आया इक्वेशन, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इस स्ट्रिंग को सीधा करके देख लो क्या क्या लग रहा है। इधर 10g, इधर F1, इधर F2, इधर 5√3g, इसका एक्सेशन इधर a है, इसका एक्सेशन इधर a है, ये m1 है और ये m2 है, यही है ना कहानी, Yes, बोल, sir. है कि नहीं है। तो लिख सकता हूँ डायरेक्टली वाली इक्वेशन, कि नहीं लिख सकता, Yes. Yes, sir. ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ये 10g माइनस 5√3g कुछ बचा ही नहीं, है ना, आया ना। और ये F1 और F2 काफ़ी बड़ा होने वाला है, μ1 μ2 काफ़ी बड़े हैं। इधर 10√3g है, 10√3 इंटू 0.8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8√3 आएगा। तो 8√3 तो F1 ही तो इन दोनों के इन दोनों से बड़ा हो गया, राइट। तो ये तो जो इसका मतलब जो भी आपका एक्सेलेरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या। No, sir. तो ये आपका केस रिजेक्ट हो गया, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा एक्सेलेरेशन तो हो नहीं सकता। Yes, sir. समझ में आई बात, आंसर तो आ गया, राइट। Yes, sir. पर static friction check कर. चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा ऑब्वियस है ये चीज़, लेकिन हाँ ठीक है, चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली Okay. आपको F1 और F2 इंडिविजुअली मिलेगा ही नहीं, आपको F1 प्लस F2 ही मिलेगा ना सिर्फ, दोनों इंडिविजुअली कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते, है ना। समझ रहे हो बात, Yes. एटलीस्ट अभी नहीं निकाल सकते, उसके लिए आगे के कुछ 2-3 को एग्जाम्पल्स और करोगे, फिर भले ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई अगर बहुत इंटरेस्टेड है तो अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। बढ़ूँ आगे। ये Yes, sir. फ्रिक्शन F1 और F2 का डायरेक्शन उधर हो जरूरी भी नहीं, दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जरूरी नहीं, है ना। बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, मतलब ये ऊपर लगे और ये नीचे लगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मोशन इधर हो नहीं रहा, राइट। Yes, sir. तो कैसे होगा वो अपन को 2-3 एग्जाम्पल के बाद शायद आपको समझ में आए, नहीं तो नहीं आए, नहीं तो कुछ अभी जरूरत नहीं है, अभी राइट ना तो जरूरत नहीं, 2-3 एग्जाम्पल का समझ में आना चाहिए इनफैक्ट। तो बढ़ूँ आगे। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या होगा, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो पिछला वाला कराया ना मैंने, वो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत कराए थे, एक्सेलेरेशन नेगेटिव आया था, उसको नेगेटिव मार्क करके आ गए थे, भगवान जाने क्यों। एक्सेलेरेशन ना लेफ्ट में आया था ना राइट में आया था, एक्सेलेरेशन 0 आया था, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फिर से हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे थे, अब एग्जाम्पल में ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ म्यू है आपका 0.6, पूछा गया है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बताइए।
ऑब्वियसली इंक्लाइन प्लेन है, वेज नहीं है, ठीक है। हालांकि वेज होता तब भी आंसर फर्क नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट फिर भी। सर अप्रोक्स है 25 न्यूटन है। देखो क्या हो, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। इधर लगेगा 10g sin 30 डिग्री, दैट इज 50 न्यूटन। इधर लगेगा 10g cos 30 डिग्री, दैट इज 50 रूट 3 न्यूटन, राइट, है ना। यस सर। Yes, sir. इधर लगेगा फ्रिक्शन और इधर लगेगा टेंशन टी, राइट। यस सर। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू, अच्छा नॉर्मल तो लगेगा ऊपर, म्यू इंटू नॉर्मल दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू 50 रूट 3, क्योंकि नॉर्मल 50 रूट 3 को बैलेंस करेगा, दैट इज इक्वल टू 30 रूट 3, राइट। यस सर। एंड दिस 30 रूट 3 इज ग्रेटर देन 50 न्यूटन, है ना। यस सर। तो ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, देखिए इधर लग रहा है 50, इधर लग रहा है टेंशन टी, इधर लग रहा है फ्रिक्शन जिसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 50 न्यूटन, है ना। तो सोचिए, अब सवाल ये उठता है सर, तो इस 50 न्यूटन को कौन बैलेंस करेगा, टेंशन बैलेंस करेगा कि फ्रिक्शन बैलेंस करेगा कि दोनों आधा आधा बैलेंस करेंगे, यही ना क्वेश्चन, यस सर। है ना। यस सर। अब देखो Yes, sir. रस्सी फोर्स कब लगाएगी, जब वो टाइट होगी, राइट। Yes, sir. यस सर। टाइट कब होगी, जब वो थोड़ा सा स्लाइड करके स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा, है ना, है ना। यस सर। लेकिन यहां तो फ्रिक्शन इसको स्लाइड होने नहीं देगा, सर मतलब टेंशन हो गए। टेंशन विल बी zero as string won't get tight, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच ही नहीं होगी, टाइट होगी ही नहीं, तो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी ही नहीं, समझ में आई बात, वो स्लैक ही रहेगी हल्की सी, ठीक है बेटा। यस सर। तो टेंशन का नंबर ही नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखो बेटा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इवन मोशन में मैं कितने भी क्वेश्चंस करा लूँ, आपको हमेशा नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी स्टडी मटेरियल में, आपके एग्जाम्स में, ठीक है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ये चीज़ ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फिजिक्स के लिए ट्रू है। ऑल आई कैन अटेम्प्ट टू डू इज कवर ऑल द रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके। यस उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है नया कॉन्सेप्ट ना हो, पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट हो, पर आपको पढ़ते वक्त समझ में नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व करने पे समझ में आए, पर कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। सो नो मैटर हाउ गुड आई टीच, हाउ वेल आई टीच, यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, ओके। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आगे बढ़े। यस सर। पिछला वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया ना। यस सर। चलो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, समझ में आया? सर वहाँ पे म्यू दो तो मतलब दोनों सरफेस अलग अलग। ब्लॉक और सरफेस, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.7 है, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.8 है, दोनों ब्लॉक्स तो अलग अलग है ना। चलो अब आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में आपको आपको साफ साफ पता है यार, ये जो फोर्स है इसको फ्रिक्शन अपोज करेगा, उसकी वजह से स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, डिसीजन होगा, राइट, है ना, ऑब्वियस चीज है ना ये। सो सबसे पहले तो अपन लोग मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन F1 लगता है, यहाँ पे फ्रिक्शन F2 लगता है, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि वो काम आने वाली है, ठीक है। F1 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू N1, अब यार इधर 20G इधर N1 है ना, दैट इज इक्वल टू 0.7 इंटू 200, दैट इज इक्वल टू 140 न्यूटन। तो F1 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 140 न्यूटन। सिमिलरली F2 की लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, म्यू टू एन टू, अच्छा इसको म्यू टू कह देते हैं, इसको म्यू वन कह देते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन आएगा, हाँ या ना, क्योंकि नीचे कितना लगेगा 10G, ऊपर लगेगा नॉर्मल N2, राइट। Yes, sir. ओके, तो इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 140, इधर कितना लग सकता है 80, ओके। अब सोचिए, अब सॉल्यूशन कितने फटाफट आएंगे, केस 1 F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो ये 100 न्यूटन तो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा, रस्सी टाइट ही नहीं होगी, है ना। Yes, sir. सो F1 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो, हाँ या ना, यस सर, 0 होगा। राइट, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो सर। चलो केस 2 देखते हैं फिर, जिसमें आपका फोर्स कितना लगा है 200 न्यूटन। आहा, देखो ये 200 न्यूटन जो है ये 140 न्यूटन से तो बड़ा है, पर इन दोनों फ्रिक्शन के सम से छोटा है, Yes, sir. तो ये फोर्स की वजह से ये रस्सी टाइट तो हो जाएगी, पर दोनों ब्लॉक स्लाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स इस टोटल फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता F1 प्लस F2 को, है ना, को काउंटर नहीं कर सकता, राइट। Yes, sir. इट इज लेस देन F1 प्लस F2, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, राइट। तो क्या होगा सर, इधर लगाया आपने 200 न्यूटन, फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगाएगा टेंशन आने के पहले, तो फ्रिक्शन लग जाएगा 140 न्यूटन, लेकिन ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा इसलिए टेंशन कितना लगेगा 60 न्यूटन। दूसरे वाले ब्लॉक पे टेंशन लगेगा 60 न्यूटन, इस 60 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए F2 लगेगा 60 न्यूटन। समझ में आई बात? तो टेंशन कितना हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और थर्ड केस देखिए, वो अलग इंटरेस्टिंग है। ये जो फोर्स है ये 400 न्यूटन है, इट इज ग्रेटर देन F1 प्लस F की लिमिटिंग वैल्यू, राइट, यस सर। है ना। Yes, sir. मतलब कि एक्सेलरेशन होगा, मोशन शुरू हो जाएगा, है ना। यस सर। और अगर मोशन शुरू हो गया तो क्या हो गई कहानी सर, बड़ी सिंपल सी कहानी हो गई। इस पे लगा 400 न्यूटन, इस पे लगा फ्रिक्शन 140, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, इसका भी फ्रिक्शन पता है कितना 80, इधर टेंशन T इधर टेंशन T, इसका एक्सेलरेशन A इसका एक्सेलरेशन A, राइट, राइट और रॉन्ग। Yes, sir. आप डायरेक्टली पूरे सिस्टम के लिए लिख सकते हो, सिस्टम के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा 400 माइनस 220 इज इक्वल टू 30A, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और अगर मैं फिर 10 kg ब्लॉक के लिए लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ फिर उसको, ये समझ में आया कि नहीं ये वाला इक्वेशन? वैसे तो मैं दोनों का इंडिविजुअल इक्वेशन लिख के दोनों को ऐड कर सकता हूँ, तब भी मुझे मिल जाएगा, है ना, मिलेगा कि नहीं। लेकिन मैं सिस्टम के लिए लगा सकता हूँ 400 माइनस 140 माइनस 80, 400 माइनस 220 इज इक्वल टू टोटल मास 30A, है ना, समझ में आई बात। और इसके बाद क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि A निकल गया, लिखूंगा T माइनस 80 इज इक्वल टू 10A, दैट मीन्स टेंशन T इज इक्वल टू 140 न्यूटन। समझ में आई बात, आया ना। यस सर। इजी है कि डिफिकल्ट है? सर
तो फ्रिक्शन का बिहेवियर कैसे होगा, फ्रिक्शन और टेंशन का मिलके बिहेवियर कैसे होगा, ये भी समझ में आना शुरू हुआ है कुछ हद तक कि नहीं शुरू हुआ है? यस सर, शुरू हुआ। Yes. चलो इसको कॉपी कर लो। एक और एग्जांपल जो दिखने में इसी के जैसा लगेगा, वो करने के बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। एक या दो एग्जांपल इसी के जैसे लगेंगे दिखने में। सर दोनों स्टैटिक और काइनेटिक का म्यू एक ही है? हाँ बेटा, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम ऐसा ही मानते हैं जब तक कि अलग अलग वैल्यू दी नहीं जाए। ओके सर। हालांकि ये ट्रू नहीं होता प्रैक्टिकली, बट क्या करोगे। अच्छा एक बात बताओ, इतने क्वेश्चन कर करके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा कि म्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, बैठा कि नहीं बैठा? यस Yes, sir. ये गलत है, ठीक है। सर, म्यू तो हम लोग अपने हिसाब से बड़ा है। म्यू बड़ा हो सकता है 1 से, ठीक है, जनरली नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आप दो कॉपर ब्लॉक्स ले लो तो दोनों के बीच का जो म्यू होता है वो 1.1 होता है, ठीक है। आपका जो रोड और टायर, इसके बीच में म्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इधर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, ओके। मुझे टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं दोनों तरफ का ऐसे क्वेश्चन हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के क्वेश्चन सोचना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए अगर नॉर्मल फोर्स वैरी नहीं कर रहा है तो इट्स बेटर कि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के साइड में बैठ जाओ। उसका यूज हो चाहे ना हो, सोचना आसान कर देगा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ का जो F1 है उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 40 न्यूटन। 40 आएगी? अबे तो 60 200 इंटू 60 आएगा ना। सर, वो दूसरा वाला को बोल रहे। और इसका F2 का लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? 40। 40 न्यूटन आएगा, ओके। तो दोनों का सम कितना है? 100। यस सर। इधर 80 लगा इधर 60 लगा, डिफरेंस कितना हुआ? 20। किसी भी हाल में ये एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है, राइट। यस लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते ही क्लियर हो गया ना ये बात तो। Yes, sir. अब बात क्या हुई, दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एग्जैक्टली ये 80 से उधर खींच रहा है, 60 से इधर खींच रहा है, डिफरेंस बचा है 20 का, और वो 20 किसी भी हाल में इन दोनों फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर सकता, है ना। यस तो अब क्या होगा, देखिए बेसिकली यहां पर मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकता है, उसमें से कौन सा हम लेंगे ये सोचने वाली बात है। इधर 80 है,
इधर 60 है, नेट फोर्स लेफ्ट साइड में मुझे 20 चाहिए फ्रिक्शन से, है ना, है ना? Yes, sir. तो ऐसा हो सकता है कि इधर 60 लगे, इधर 40 लगे, इधर 20 लगे, इधर 20 लगे, सब कुछ सही है कि गड़बड़ है इसमें? Yes, sir. ऑप्शन 2 ये हो सकता है, इधर 60, इधर 80, इधर 50, 30, 20, 20, सॉरी 30 30, हाँ या ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए। Yes, sir. एटी, 20, 60, 60, 60 हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. समझ रहे हो बात को? होने को तो ऐसा भी हो सकता है, 80, 10, 70, 70, 60, 10, आया ना? Yes, sir. ये ऑप्शन 4 है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, इन जनरल ऐसा हो सकता, केस बनाया जा सकता है इसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो जाए, पर इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। तुक्का लगाइए तो कौन सा सही होगा? Sir, 1. ऑप्शन 1। क्यों? First वाला. क्यों? देखिए, रस्सी टाइट कब होगी? जब दोनों में से एटलीस्ट एक ब्लॉक मूव कर जाए तब, Yes. है ना, है ना? मतलब दोनों में से कम एक तरफ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो इधर मैंने 60 लिया, मैंने इधर से शुरू किया, इधर 80, इधर 60, तो इधर के लिए कितना बचा? 20, है ना? Yes. समझ में आई बात? इस पर 20 लगा, इस पर 60 लगा, तो इधर ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 40, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो इस केस में तो क्या हुआ, बड़ी इजीली आपको पता चल गया यही ऑप्शन करेक्ट है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बाकी किसी भी केस में कीजिए, कोई भी लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचा ही नहीं, है ना? है ना? तो बाकी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। एक और वेक्टर. देखो, अगर ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर पहुंचे ही नहीं है तो ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेंगे, टेंशन कहां से आएगा? बोलो। Yes. समझ में आएगा? सेम कहानी यहाँ है, सेम कहानी यहाँ है, इसलिए तीन ऑप्शन 2 3 4 गलत है। ओके, Sir, सब तो रुका ही नहीं. हाँ, ठीक है, समझ में आई बात? प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी? प्रॉब्लम तब होगी अगर आपको ये म्यू2 0.4 की जगह 0.5 दे देता, तो ये कितना हो जाता? 50 हो जाता। अब आप क्या करते? तो इधर 80, इधर 60, इधर 60, इधर 40, ये क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन क्या है सर? इधर 60, इधर 50, इधर 80, तो इधर 70। हाँ, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. है ना? तो ये भी पॉसिबल, चलो इसमें भी आप नहीं फंसे, किसी ना किसी क्वेश्चन केस में फंसते हो। मैं एक बार वो केस फिगर आउट कर लूँ, मैंने याद रट के तो रखा नहीं है। अगर यहाँ पर
चलो जो भी, मतलब मेरे को केस अभी चमक नहीं रहा, बट किसी केस में फंसते हो, मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं किसी कुछ कुछ केसेस में, बट इन ऑप्शंस को आप वीड आउट कर सकते हो, राइट, Yes. बाय लुकिंग एट द सिंपल कॉन्सेप्ट कि भाई जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आएगा तब तक कम से कम किसी एक तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, तब तो स्लाइडिंग होगी, तब तो जाके रस्सी में टेंशन आएगा। Yes, sir. Yes. Sir. तो इन जनरल अगर हालांकि बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बट जनरली मैंने बुक्स में भी देख रखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जिधर का फोर्स ज़्यादा होना उधर से शुरू कर देते हैं। इधर 80 लगाया, पहले फ्रिक्शन लगाएंगे 60, फिर बचेगा 20 इधर, और आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। Yes, sir. पर वो सही तरीका पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि उसके एक्सेप्शंस हैं। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक काम करिएगा, HC वर्मा में भी इसके जैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में भी मोस्ट ऑफ इसके जैसे क्वेश्चन हैं, तो एक बार देख लीजिएगा उनको, ठीक है। बाकी आपका इस चैप्टर में जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता था आज की क्लास में, वहाँ तक पहुँच गए हैं। बचा क्या है आपका, 2 टॉपिक बचे हैं इसमें, एक तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम और दूसरा रीजन बिहाइंड फ्रिक्शन, ठीक है। क्या क्या बचा हुआ है नेक्स्ट इस पे लिख देता हूँ, लिख दूँ, यस सर। क्या क्या बचा हुआ है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम और दूसरा रीजन बिहाइंड फ्रिक्शन। अच्छा हाँ, समझ गया, मेरे को चमक गया कौन सा केस में दिक्कत हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने 0.5 कर दिया था ना, एक काम करो उसको 0.3 करके देखो, यहाँ 30 आ जाएगा, राइट, है ना। Yes. Yes, sir. अगर आपने इधर से शुरू किया तो क्या होगा, सर इधर 80 लगा, इधर 60 लगा, इधर 20 लगा, इधर 20 लगा, इधर 40, तो इधर 40 तो हो ही नहीं सकता, इधर 60 तो इधर 40 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 30 है ना। Yes, sir. समझ में आई बात, आया ना। Yes, sir. तो क्या होगा, इधर 60 लगाया, इधर 30 लगा, इधर 30, 80 और 50, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। स्लाइडिंग पहले किधर शुरू होगी, लेफ्ट साइड में शुरू होगी, ओके ओके बेटा, Yes. Yes. Sir. समझ में आ रहा है ना। उस तरीके से आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 30 यहाँ 40 की जरूरत होगी, 30 अवेलेबल ही है ना। अगर इधर से शुरू करोगे 80 60 से, तो यहाँ 30 अवेलेबल है, आपको चाहिए फोर्स 40, तो गलत हो जाएगा, राइट। Yes. Yes. तो आंसर ये वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं। मैंने सर आपने बताया ज़्यादा फोर्स की तरफ से शुरू कर दो, हो जाता है काम। ज़्यादा फोर्स की तरफ से शुरू मत करो, अगर सिर्फ 2 ही ब्लॉक है तो कहाँ से शुरू करो, जिस तरफ ये वाला फोर्स माइनस ये लिमिटिंग फोर्स बड़ा है उधर से, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में सही बैठेगा, बाकी तो अपन चेक करके देख ही लेंगे, है ना। जिस साइड ये डिफरेंस इधर 60 और इधर 30 न्यूटन का डिफरेंस है, यहाँ पे 80 और 60 20 न्यूटन का डिफरेंस है, जिधर ये डिफरेंस बड़ा है उधर से शुरू करिए, ठीक है बेटा। Okay. Sir. समझ में आ गई बात। Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट क्लास के लिए क्या है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स और रीजन बिहाइंड फ्रिक्शन, ये 2 टॉपिक बचे हैं। कुल मिला के 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स तक का टॉपिक है, डिपेंडिंग ऑन आप लोग कैसे लर्न करते हो। बचे हुए टाइम में मैं डाउट्स ले लूँगा, तो डाउट्स भेज दीजिएगा कल की क्लास से पहले, ठीक है। सर आज का वीडियो अपलोड कर दीजिए। आज का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। कल की क्लास से पहले सब लोग डाउट्स भेज दीजिए, मैं कल की क्लास में डाउट्स ले लूँगा। पहले का मतलब थोड़ा और पहले, थोड़ा ज़्यादा पहले, मतलब प्लीज़ सेंड इट बाय 12 o'clock, ओके। और ये मत बोलेगा सर मैंने उस दिन आपको पर्सनल मैसेज में भेजा था, या उस दिन सर मैंने आपको भेज दिया था क्या नाम है ग्रुप में, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। सॉल्व कराने तो दोबारा भेजिए, ओके बेटा। Yes. हाँ
और कहाँ भेजने, ग्रुप में भेजने। मेरे को इंडिविजुअली भेजोगे, मैं सबके मैसेज ढूंढ ढूंढ के कहाँ से बनाऊंगा मैं? सर कल क्लास तो ऐसा है तो कल ही भेज दे। हाँ, कल ही भेजना है, कल 12 बजे के पहले भेजना, ठीक है? चलो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय फिर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।